वीडियो के इस दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे टी.एस. एलियट का जो तीसरा महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, इसके संबंध में। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा जाता है। इस सिद्धांत की चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब हमने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत पढ़ा था। टी.एस. एलियट ने अपनी स्थापना में ये कहा था कि कवि का यह प्रयास होना चाहिए कि रचना में वह अपने व्यक्तित्व के प्रोजेक्शन से, उसके प्रदर्शन से अधिकाधिक बचाव करे। अब व्यक्तित्व से यह बचाव, व्यक्तित्व के प्रक्षेपण से यह बचाव तभी हो सकता है जब कवि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग करे, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का प्रयोग करे। भावनाओं और विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसे इमेज, एक ऐसे प्रतीक, एक ऐसे बिंब की आवश्यकता पड़ती है जो कवि से जुड़ा भी हो और कवि के व्यक्तित्व का प्रदर्शन मात्र भी न हो, बल्कि वो सबकी अनुभूतियों का विषय हो। कलाकार या कवि इसी समाज में रहता है, इसी संसार में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उस पर भी इसी समाज की गतिविधियों का प्रभाव पड़ेगा। वो बिंब और प्रतीक अपनी बातों को कहने के लिए इसी समाज से उठाएगा, लेकिन ऐसे बिंबों की तलाश उसे करनी है, ऐसे प्रतीकों की तलाश उसे करनी है जो सार्वजनिक संवेदनाओं को झंकृत कर सके। उदाहरण के लिए हम तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को देख सकते हैं। राम का जो चरित्र है वह पौराणिक है। वेदों में भी राम का जिक्र मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, दशरथ जातक में मिलता है, यानी जातक कथाओं में मिलता है। कई राम कथाएं रही हैं। यानी तुलसी ने जो प्रतीक चुना राम का, वह पहले से इस समाज में मौजूद था। राम का चरित्र लोगों को भली भांति परिचित था, इसलिए उन्होंने औरंगजेब के ज़माने में, यानी मध्यकाल में जब ये रामचरितमानस लिखी थी, तो अपने समय के जो भी संदर्भ थे, अपने समय की भी जो भी चुनौतियां थी, जो भी संघर्ष थे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने राम के चरित्र को नए रूप में प्रस्तुत किया। राम एक चरित्र के रूप में तुलसीदास नाम के कवि के लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। यानी अगर किसी कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रक्षेपण से बचना है, तो प्रतीक के रूप में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रतीक का चुनाव करना है जो उसकी संवेदना को पूर्णतः व्यक्त कर दे और उसे अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन से बचा भी ले जाए। यह है एक कठिन कार्य, इसलिए कवि को लगातार इसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है। मुक्तिबोध हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, हमने उनकी कविताएं पढ़ी हैं, जिसमें वो परम अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, वो परम अभिव्यक्ति, वो जो ब्रह्म राक्षसी पीड़ा है, वो दरअसल हर बड़े संवेदनशील कलाकार के साथ होती है। भावनाएं, घटनाएं, वस्तुएं सब उसके पास आती हैं। उसके विचार, उसकी बौद्धिक क्रिया, भाषा, प्रतिभाषा, उसकी उसकी भविष्य दृष्टि, उस घटना का इतिहास, उसकी परंपरा, सब कुछ एक साथ संश्लेषण की प्रक्रिया में उसके मानस में चलने लगते हैं। और इस जटिल प्रक्रिया से मुक्ति का रास्ता यही है कि उसे एक ऐसा कंप्लीट, पूर्ण ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिले, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध मिले, जिसमें वह बात संपूर्णता से कह सके। चूंकि यह संभव नहीं हो पाता, एक बार भी किसी भी रचनाकार के साथ संभव नहीं होता कि किसी घटना या वस्तु या चरित्र को, संदर्भ को वो जिस रूप में देखता है, कल्पित करता है, उसे ठीक ठीक बयां करने के लिए उसके पास शब्द मिल ही जाए। इसलिए वो बार बार रचना करता है। मुक्तिबोध कहते हैं कि मेरी छोटी कविताएं मुक्तक बड़ी होकर के लंबी कविताएं, लंबी कविताओं से मैं फिर कहानियों में, कहानियों से उपन्यासों में यात्रा करता हूं, फिर भी लगता है कोई जो परम अभिव्यक्ति है वो अधूरी रह जाती। ये वस्तुनिष्ठ संबंध वही है। हर कलाकार के साथ ये चुनौती होती है कि वो अपनी संवेदनाओं को वस्तुनिष्ठ तरीके से सार्वजनिक अनुभूतियों का विषय बनाने के लिए प्रस्तुत करे। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध को ठीक से समझने के लिए हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास में एक बार फिर से झांकने की आवश्यकता है। क्रोचे ने अपना प्रसिद्ध चिंतन दिया था अभिव्यंजनावाद का, जिसमें वो
कलात्मक अनुभूति को आंतरिक मानता है और कहता है कि कलाकार जिस क्षण या कवि जिस क्षण किसी संवेगात्मक अनुभूति को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, बिजली के कौंध की तरह, ठीक उसी समय कला कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यह विशुद्ध अनुभूति, यह सहजानुभूति ही असली अभिव्यंजना है। इसके बाद कलाकार जब भी उसको बाहर प्रकट करता है, अगर वो कवि है तो शब्दों के माध्यम से, अगर वह चित्रकार है तो रंगों और रेखाओं के माध्यम से प्रकट करता है। यह सब कुछ जो बाह्य प्रकटीकरण है वो कहीं न कहीं कवि के व्यक्तित्व पर जो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक नियम लागू हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर के प्रकट होता है। ऐसे में जो विशुद्ध कला है वो कहीं न कहीं दूषित हो जाती है। फिर अगर इसका परिसंसन समाज के लोगों द्वारा, पाठकों द्वारा, आलोचकों द्वारा होता है तो उनके आलोचना के जो प्रतिमान हैं, जो मापदंड हैं, ये भी उन्होंने अपने से बना रखे हैं, अपने सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आग्रहों के आधार पर बना रखे हैं। इसलिए वे भी उस कला का मूल्यांकन अपने पैमानों पे करेंगे और इस तरीके से ये होगा कि जो शुद्ध कला थी, जो उद्देश्य था उस कला के साथ, जो सहज अनुभूति थी, जो प्योर फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। ये क्रोचे का तर्क था और इस तरह से वो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बेहतर ये है कि कलाकार अपनी जो शुद्ध अनुभूति है, सहजानुभूति है, उसे बाहर प्रकट ही न करे। दूसरी तरफ विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, जिनकी चर्चा पीछे हम कर चुके हैं स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में। वे कहते हैं कि ये जो कविता है यह हमारे प्रबलतम भावनाओं का सहज उच्छलन है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। अब इस वाक्य में कहीं ना कहीं यह संदेश आता है कि हम भावनाओं का जो हमारा संघनन होता है उसके बाद उनको प्रकट करने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि इस पर विमर्श संभव है, क्योंकि बाद में उन्होंने कहा था कि इमोशन रिकलेक्टेड, हम जो अनुभव तुरंत करते हैं कोई आवश्यक नहीं कि उसको हम तुरंत प्रकट करें, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के बाद हम उसे रिकलेक्ट करते हैं स्मृति और विस्मृति के सहारे, और प्रशांत अवस्था में हम उसको फिर से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है, रचना प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती कि हम तुरंत अनुभूति पाएं और उसे प्रकट कर दें। लेकिन यह भी उतना सत्य है कि अगर आप एक लंबे अंतराल को सामने रखते हैं तो स्मृति, विस्मृति, कल्पना, परंपरा, बुद्धि, ज्ञान, भाषा, सामयिक संदर्भ, भविष्य दृष्टि, अतीत दृष्टि, इतिहास बोध, न जाने कितने अवयव हैं जो आपकी उस शुद्ध अनुभूति को प्रभावित करते हैं। आपका स्वयं का व्यक्तित्व, कलाकार का स्वयं का व्यक्तित्व परंपरा से ही निर्मित होता है। हम किसी से प्रभावित होकर के, किसी से सहमत होकर के, असहमत होकर के, क्रिया में, प्रतिक्रिया में, संश्लेषण के बाद हमारा एक व्यक्तित्व बनता चला जाता है। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने परंपरा का निषेध कर दिया और कला को शुद्ध व्यक्तिवाद से जोड़ दिया, और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स जब कहा तो कहीं ना कहीं वो अनियंत्रित अभिव्यंजना की बात कर रहे हैं। क्रोचे जो नो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, वर्ड्सवर्थ के यहाँ एक सीमा तक वह अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन है। टीएस इलियट इन दोनों के बीच संश्लेषण का काम करते हैं, और टीएस इलियट ये कहते हैं कि जब हम कलात्मक अनुभूति अपने अंदर, हमारे हृदय में आती है, हमारे मानस में आती है, कोई घटना, कोई वस्तु, कोई दृश्य, और उसके बाद हमारे मानस में जो प्रक्रिया चलती है उसको लेकर के, वो एक समय लेने वाली परिघटना होती है, और उसके बाद हम उसको प्रकट करते हैं। तो प्रकट करते समय आवश्यक ये है कि अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया नहीं करते, जैसे कि क्रोचे ने कहा कि अभिव्यंजना को बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो शुद्ध रूप से हमारे हृदय में पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पर अगर प्रकट नहीं करना चाहते हैं और जब भी प्रकट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपने तो हमको समझा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से साहित्यिक अराजकतावाद की स्थिति की ओर लेके जा रहे हैं। हम मूल्यांकन ही रचना का नहीं होने देना चाहते। दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ जब अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते, तो यहाँ भी एक तरह का साहित्यिक अराजकतावाद आता है जो किसी नैतिक नियम या किसी परंपरा के प्रभाव को नकारता है और कलाकार की या कवि की जो स्व अनुभूति है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। जब हम एक सामाजिक संरचना में रहते हैं, एक विराट वैश्विक संरचना में रहते हैं, तो हमारी रचनाओं का, हमारी कलात्मक अभिव्यक्तियों का भी एक नैतिक पक्ष, एक दायित्वपूर्ण पक्ष हुआ करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी परंपरा को एक
की कड़ी में अपने को शामिल करें और अपनी रचना को प्रकट करते समय कोशिश करें कि हम कुछ वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर अपनी काव्यानुभूति को स्वरूप दें, प्रकट करें। इसलिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध उनके यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है। टी.एस. इलियट स्वयं कवि थे और उन्होंने अपनी जो समीक्षा वस्तुनिष्ठ सहसंबंध के संबंध में की थी, उसको ठीक से समझाने के लिए उन्होंने विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक था हैमलेट, उसकी चर्चा की और बताया कि हैमलेट नाटक महान ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि यह एक आर्टिस्टिक फेल्योर है, एक कलात्मक असफलता है, क्योंकि जो मुख्य किरदार है उसके हृदय में जो अनुभूतियां चल रही हैं उसको वो सही तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तो टेक्निकली आर्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के रूप में वो हैमलेट को खारिज करते हैं। स्वयं उनकी रचना है लव सॉन्ग ऑफ प्रूफॉक, उस कविता में उन्होंने स्वयं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को कैसे ठीक से अप्लाई किया जाता है इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। यह ध्यान देने वाली चीज है कि जो वस्तुनिष्ठ सहसंबंध होता है, जो प्रतीक होता है, वह एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक घटना हो सकती है, एक राष्ट्र हो सकता है, एक संस्कृति हो सकती है, घटनाओं की श्रृंखला हो सकती है, एक समूह हो सकता है, एक गीत की धुन हो सकती है, एक शब्द हो सकता है, एक ध्वनि भी हो सकती है। वह सिर्फ प्रतीकवत होती है, लेकिन वह कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन से बचाती है, क्योंकि वह सार्वजनिक अनुभूति का माध्यम होती है। जैसे मुक्तिबोध ने अपनी कविता ब्रह्म राक्षस में या अंधेरे में जो भी पात्र लिया है अपने कवि व्यक्तित्व के प्रकटन के लिए, वह ब्रह्म राक्षस है। वह आत्म पीड़ा और बाह्य यथार्थ के चलते जो एक कवि व्यक्तित्व की जो सीमा होती है, एक व्यक्ति की जो सीमा होती है कि अगर हमारा यथार्थ क्रूर है, कठिन है, जटिल है, उलझा हुआ है, उसको बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए हमारा इकलौता प्रयास कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के सभी शोषण के इस तंत्र में शामिल है। मुक्तिबोध अपनी कविता में लिखते हैं, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। तो उनको पता है कि शोषण की इस पूरी प्रक्रिया में कई ऐसे पहलू हैं जो नाभिनालबद्ध हैं, जुड़े हुए आंतरिक रूप से। एक विचित्र प्रोसेसन निकलता है जिसमें शहर का डोमाजी उस्ताद है, शहर के जज हैं, न्यायाधीश हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सब के सब शोषण के उस चक्र में शामिल हैं। ऐसे में एक इकलौता व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, लेकिन चूंकि उसके पास संवेदना है तो वह पीड़ित अवश्य होगा। पीड़ित होगा तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए वह अपने आप किसी ऐसे व्यक्तित्व में बदल जाएगा, अपने व्यक्तित्व को ऐसे रूप में कल्पित करेगा जो परिवर्तन करने की चेष्टा, परिवर्तन करने की भावना रखता हो। जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, और वह मैं हो नहीं सकता। मुक्तिबोध को पता है कि एक व्यक्ति यह परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर वो, चूंकि ये आत्म पीड़ा उसे परेशान करती है, इसलिए ये आत्म पीड़ाग्रस्त जो कवि हृदय है वो ब्रह्म राक्षस के रूप में प्रतीकित होता है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास संवेदना है, लेकिन उन दोनों का सायुज्य मिलाकर के, सायुज्य करके वह कोई कार्यकारी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो वह आत्म पीड़ा में ग्रसित है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्म राक्षस एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है आधुनिक पीड़ित भारतीय व्यक्ति का, जो संवेदनशील व्यक्ति है, शोषण के कुचक्र के खिलाफ जो अकेला लड़ रहा है, युद्धरत है, उसका प्रतीक है वो। इसी तरह तुलसीदास के रामचरितमानस में राम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, क्योंकि वो जितना ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर चल रहे हैं उतना ही वो अपने सामयिक संदर्भों को लेकर चल रहे हैं, और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि उसमें एक भविष्य दृष्टि भी समाई हुई है। तो कला में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिर्फ व्यक्तित्व के से पलायन में ही मदद नहीं करता, व्यक्तित्व के प्रक्षेपण को कम से कम करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि रचना को कालजयी भी बनाता है। कोई रचना अपने समय में लिखी जाती है और एक समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद, 50 साल 100 साल के अंतराल के बाद, 500 साल के अंतराल के बाद भी अगर उसको पढ़ी जा रही है, परिशंसित हो रही है, इसका एक बड़ा कारण और बड़ी वजह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का ही होना है। सही बिंब, सही प्रतीक
बहुअर्थ छाया संपन्न होते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि कविता की भाषा में बहुअर्थ छाया संपन्नता होनी चाहिए। तो एक समय में हो सकता है कि उसका अर्थ एक सीमित दायरे तक निकलता हो, लेकिन समय के अंतराल के बाद जब परिस्थितियां बदलती हैं, सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो हो सकता है कि उसका दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ, कोई और अर्थ प्रासंगिक हो उठे। कबीर पहले भी प्रासंगिक थे, कबीर आज भी प्रासंगिक है, और कबीर आज के लंबे समय बाद भी प्रासंगिक बने रहेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, वह कलात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कविता में कवि आत्म विसर्जन करता है, स्वयं का विसर्जन कर देता है, जिसे हम निर्वैयक्तिकता कह रहे थे। अब इस सिद्धांत को हम थोड़ा भारतीय काव्यशास्त्र से जोड़ते हैं, तो भारतीय काव्यशास्त्र में जो रस सिद्धांत है उसमें साधारणीकरण की प्रक्रिया की चर्चा है। साधारणीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये होता है कि कवि या कलाकार या जो भी अभिनेता अभिनेत्री मंच पर हैं, जिन अनुभूतियों को प्रकट करना चाहते हैं श्रोता पर, दर्शक पर या सामाजिक पर, उनको प्रकट तभी किया जा सकता है जब साधारणीकरण की प्रक्रिया हो। साधारणीकरण की प्रक्रिया का जो अर्थ निकल के आता है कि कलाकार की वैसी ही अनुभूतियों के साथ जैसी वो प्रकट कर रहा है, दर्शक या श्रोता तादात्म्य कर ले। ऐसा होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है। कलाकार अगर श्रृंगार रस की चेष्टा को, अपने श्रृंगार रस की भावना को प्रकट कर रहा है अपने कविता में या अपने नाट्य प्रदर्शन में, और इसके उल्टा भाव प्रकट हो रहा हो दर्शक के हृदय में, तो फिर वो कला असफल हो जाती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव चुनना एक कठिन कार्य होता है। नाटक के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बहुत कुछ हो सकता है, आलंबन उद्दीपन से लेकर के जो वेशभूषा है, जो परिवेश है, वो सारी चीजें मिल करके एक संप्रेषणीय कला का रूप बनाती है। तो मुक्तिबोध भी आधुनिक कविता में इसके उदाहरण है, तुलसी उदाहरण है, और कई बड़े श्रेष्ठ कवि इसके उदाहरण हैं जिन्होंने वस्तुनिष्ठ सहसंबंध को ठीक से प्रयोग किया है। और टी.एस. इलियट ये बात मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हेमलेट को खारिज किया कि ये कमजोर रचना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को सही से संधारित नहीं कर पाता। टी.एस. इलियट का अगला सिद्धांत है संवेदनशीलता का असहचर्य, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दरअसल उनका जो पूर्व कथन था यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी संवेदनशीलता का साहचर्य। जो हमारी संवेदना है, संवेदना में सिर्फ भावना नहीं होती, सिर्फ कल्पना नहीं होती, संवेदना में सब कुछ होता है। संश्लिष्ट रूप है संवेदना, भावनाएं, कल्पनाएं, विचारधारा, भाषा, सामयिक संदर्भ, इतिहास बोध, भविष्य दृष्टि, कई अवयव मिल करके हमारी संवेदना का निर्माण करते हैं। और भावों के अनुकूल अगर विचार न हो, भाव और विचारों के अनुकूल प्रकट करने वाली भाषा न हो, तो उनमें एक अन्विति नहीं आ पाती, उनमें एक सिमिट्री, संतुलन नहीं आ पाता। अगर ये आ पाता है तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हमारी जो रचना प्रक्रिया होती है कला की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभिव्यक्ति के ठीक पहले यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो जानी चाहिए। हम उस स्तर पर पहुंच जाएं जहां से हम अपनी संवेदनाओं को ठीक ठीक अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट कर पाए। अगर यह नहीं हो पाता तब संवेदनशीलता का असाहचर्य हो जाता है। असाहचर्य मतलब साथ साथ न होना, डिस्ट्रैक्ट होना, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। भावनाएं कुछ और हैं, उनको प्रकट करने के लिए विचार नहीं है। भावनाएं उच्च हैं, विचार तुच्छ हैं। भावनाएं और विचार दोनों तुच्छ हैं, भाषा हमारी बड़ी उच्च है, गरिमामय भाषा, बड़े ही अभिजात्य भाषा का भारी भरकम शब्दों का हम प्रयोग करें। एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। सीता के वनगमन का प्रसंग है। तुलसीदास जो कहते हैं कि जब वन में जाती हैं सीता राम और लक्ष्मण के साथ, तो उनकी कम उम्र और यह भगवा वस्त्र या साधु वस्त्र देख करके गांव की जो वधुएं हैं, गांव की स्त्रियां हैं, वो आश्चर्य में पड़ती हैं और सीता के पास जाके पूछती हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहु को अहै तुम्हारे, सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुच सिय मन मह मुस्कानी। मतलब
गांव की स्त्रियां, स्वाभाविक है कि अगर कोई इस तरह का प्राणी, इस तरह का व्यक्ति जा रहा है वन की तरफ, जिसके जीवन में अभी कैशोर्य है, जिसके जीवन में अभी उम्मीदें हैं, सपने हैं, पूरा जिसकी देह इतनी कोमल है कि वो राजकुमारों जैसा लगता है, वो साधु वेश में जंगल की तरफ जा रहा है इतनी कम उम्र में, तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों की जिज्ञासा होगी। और वो परंपरागत भारतीय समाज की, ग्रामीण समाज की स्त्रियां हैं, इसलिए उनका सीता के पास जाके पूछना स्वाभाविक है। वे सीता से जाके पूछती हैं कि आपके सम्मुख जो करोड़ों कामदेवता के सौंदर्य को लज्जित करने वाले पुरुष चल रहे हैं, हे सुंदर मुख वाली, हे सुमुखी, बताओ ये तुम्हारे क्या लगते हैं। सीता इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ आंखें झुका लेती हैं, सकुच सी सकुचा जाती हैं और मन में मुस्कुरा के रह जाती हैं। और यह बोध हो जाता है कि वह सीता के पति हैं जो राम आगे चल रहे हैं। अब इसी घटना को रामचंद्रिका में केशवदास ने भी लिखा, और केशवदास की रामचंद्रिका में जो ग्राम वध हुए हैं उनके स्थान पर उस गांव के पुरुष आ जाते हैं और राम लक्ष्मण को घेर लेते हैं और जैसे लगता है कि सवालों की बारिश कर देते हैं। कौन तुम, कहाँ जाते हो, काकी बेटी, कही कारण, कहाँ, कौन हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो धनुष बाण लिए हुए, बीच में ये स्त्री लिए हुए, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो। जैसे एक अपराधी के रूप में, जो हमारे आदर्श चरित्र हैं राम, उनको एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत कर दिया केशवदास ने। तो केशवदास की भाषा बड़ी अच्छी थी, व्याकरण के जानकार थे, कवि आचार्य थे, रीतिकाल के कवियों में बड़ा नाम उनका था। रामचंद्रिका उन्होंने लिखी, राम की कथा उन्होंने भी लिखी, लेकिन विद्वता के प्रदर्शन के प्रयास में उन्होंने जो सेंसिबिलिटी है उसको डिसोसिएट कर दिया, भाषा में ऐसे प्रयोग कर दिए जिसके चलते वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं बाधित हो गई। तो मर्म की पहचान, उसका जो प्राण स्थल है उसकी पहचान आवश्यक हुआ करती है। पहचान करके भी हम उसको भाषा में ठीक ठीक प्रकट कर पाए, विचारों के स्तर पर उसमें समन्वय स्थापित कर पाए, संभव नहीं हो पाता कई बार, इसलिए वो रचना कमजोर रचना होती है। केशवदास ने एक और प्रसंग का वर्णन किया सूर्योदय का, कहते हैं चढ़ा गगन तरुधाय दिनकर वानर अरुणमुख, की आकाश रूपी तरु, चढ़ा गगन तरु, आसमान रूपी वृक्ष पर धाय, दौड़कर कौन चढ़ता है, दिनकर वानर अरुणमुख। यह जो सूर्य रूपी लाल मुंह वाला बंदर है, यह आसमान रूपी वृक्ष पर दौड़ के चढ़ रहा है। अब यह सूर्योदय का प्रसंग है। सूर्य की गरिमा, सूर्य की महिमा से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन केशवदास अलंकारों, रूपक अलंकार के प्रयोग के चेष्टा में, अतिरिक्त प्रदर्शन के, पांडित्य प्रदर्शन के प्रयास में पूरे मर्म का विनाश कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संवेदनशीलता डिसोसिएट है, कवि के स्तर पे भी और उसके पाठक के स्तर पे भी। तो संवेदनशीलता का असाचर्य का मुख्य अर्थ यही हुआ कि रचना में भावों, विचारों, भाषा, संदर्भ, प्रसंग, सबके अंदर एक सिमेट्री, एक संतुलन, एक नियंत्रण, एक सममित रूप होना आवश्यक है। इसके अभाव में रचना कमजोर हो जाती है और रचना अपना अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इनके जो चारों सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत जो परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा का है, दूसरा निर्वैयक्तिकता का है, तीसरा वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का है और चौथा संवेदनशीलता का असाचर। ये चारों सिद्धांत दरअसल परस्पर जुड़े हुए हैं। और टी.एस. एलियट कोई विशुद्ध रूप से आलोचक नहीं थे, वे स्वयं एक कवि थे। उन्होंने द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। तो कवि थे, और एक कवि रचना करते समय जिन संवेदनात्मक स्तरों से गुजरता है, जिन आलोचनात्मक स्तरों से गुजरता है, उनको उन्होंने एक निबंध में, निबंधों के श्रृंखला में प्रकाशित करने का प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि अपनी पूर्ववर्ती जो पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय परंपरा रही है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार करते हुए टी.एस. एलियट ने अपने सिद्धांतों का निर्वचन किया था। और सिर्फ अंग्रेजी आलोचना ही नहीं, लंबे समय तक और बल्कि अभी तक भारतीय काव्य शास्त्र से भी उसकी तुलना की जाती है, उनके सिद्धांतों की, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र को दुनिया के अन्य काव्य शास्त्रों की अपेक्षा ज़्यादा वैज्ञानिक समझा जाना चाहिए। ये अलग प्रसंग है, कभी इसी और दिन चर्चा होगी कि भारतीय काव्य शास्त्र पश्चिमी काव्य शास्त्र से ज़्यादा वैज्ञानिक क्यों है, ये विशद अध्ययन का विषय है। तो तुलना होती है टी.एस. एलियट के उन सिद्धांतों की, और टी.एस. एलियट के इन चारों सिद्धांतों को परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में ही ठीक से समझा जा सकता है। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा
की जो अवधारणा है वो ठीक से फलित होती है निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के विवेचन के क्रम में। और निर्वैयक्तिकता तभी संभव है जब हम रचना में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव चुन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अगर नहीं मिलता है तो सेंसिबिलिटी का डिसोसिएशन हो जाता है, उनमें यूनिफिकेशन नहीं रह जाता, वो एक सम्मिति में नहीं आ पाती। इसलिए बड़ा ही वैज्ञानिक चिंतन है टी.एस. एलियट का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझे हैं। अगर आपको इसको लेकर के कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।